नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की, जहां शिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने कांवर रूट पर मीट की दुकानों को ढकवा दिया है। मीट की दुकानों को कपड़ों और तिरपाल के जरिए ढका गया है, जिससे कांवर रूट पर शिव भक्तों की आस्था को कोई चोट न पहुंचे। स्थानीय दुकानदार प्रशासन का पूरा सहयोग भी कर रहे हैं, खुद दुकानों को ढकने का इंतजाम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर महाशिवरात्रि के मद्देनजर मीट के दुकानों को ढक दिया गया है। और मुजफ्फरनगर जिले से यह खबर आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां से शिव भक्त गुजरेंगे शिवालयों की तरफ, वहां मौजूद मीट की दुकानों को कपड़ों के जरिए या फिर तिरपाल के जरिए ढक दिया गया है। प्रशासन ने भी यहां पर लोगों को जागरूक किया है और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं खुद भी अपने दुकानों के सामने इस तरह से कपड़े लगाकर इसे ढक रहे हैं। जो मीट शॉप्स खुले में मीट बेच रही हैं और मीट डिस्प्ले कर रही थी, उनको ढका गया है और उनके स्टॉल्स को पीछे भेजा गया है। और कांवर रूट पर पड़ने वाली मीट के दुकानों के मालिकों को प्रशासन के फैसले से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सभी शिवरात्रि को लेकर प्रशासन के फैसले का सहयोग कर रहे हैं। हमारा पर्दा लगाने का रीजन ये है, जैसे कि शिवरात्रि की कावड़ चल रही है, हम इनका मान सम्मान करते हैं, इनका धर्म की कदर करते हैं और ये कदर करते हुए इसलिए पर्दे का योजना रखी गई है ताकि मीट मछली और जी ये मछली ना दिखाई देवे। साइड को कावड़ी चलते हैं ताकि इंतजाम सही रहे कि किसी को कोई नुकसान वो ना होवे, किसी के मजहब को कोई ठेस ना पहुंचे। होटल पे जो पर्दे लगाए गए हैं वो हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। जी, हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन ने कहा था इस तरह होना चाहिए, हम सहयोग में खड़े हैं। कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए हम पूरे सहयोग से खड़े हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, क्या ये हर एक जिले के हिसाब से हो रहा है या फिर राज्य की जो राजधानी लखनऊ से और खास तौर पे जो मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री के ऑफिस से इस बारे में निर्देश दिए गए हैं ताकि जो मीट की दुकानों को ढका जाए शिवरात्रि के मद्देनजर? देखिए अमित, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर के सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ लखनऊ में बैठक की थी और इसमें सभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर के, उन सबको इस मीटिंग में जोड़ा गया था और उसमें साफ किया गया था कि जो आगामी त्योहार हैं, चाहे उसमें होली का जिक्र हो, महाशिवरात्रि का जिक्र हो, सभी को लेकर के कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे। उसी क्रम में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जो भी रास्ते में कांवड़ रूट पर दुकानें पड़ती हैं मीट की, मछली की या फिर नॉनवेज शॉप्स की, उन सभी में जो बाहर नॉनवेज लटका होता है, प्रदर्शित होता है, उसको फिलहाल पूरी तरीके से ढक दिया जाए ताकि जो कांवड़ी निकलते हैं, शिव भक्त वहां से निकलते हैं, वहां पर उनकी जो भावनाएं होते हैं वो आहत ना हो पाए। और इसको लेकर के मुजफ्फरनगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिहाज ये होता है कि क्योंकि हरिद्वार से जब कांवड़िया जल भर के निकलते हैं तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर वो पॉइंट आता है जहां से काफी ज्यादा कांवड़ियों की संख्या होती है। जाहिर सी बात है, इस बात पर पहले ही सरकार ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ठीक त्योहार से पहले इस तरह की व्यवस्था की जा रही ताकि जो आस्था है उस पर किसी तरह की कोई चोट ना हो। और प्रहार में बात करेंगे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर पहली बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। योगी ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। साथ ही योगी ने समाजवादी पार्टी को आईना भी दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, क्यों उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि योगी ये बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो
एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। मणिकर्णिका घाट कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा, बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका, और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? कि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर, ये बताइए, कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में कहा, अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी को जवाब भी सामने आया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जो योगी का समर्थन करे, क्या वही शंकराचार्य है? योगी शंकराचार्य का प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो उनका समर्थन करे वही शंकराचार्य, जो सनातन धर्म की बात करे वो शंकराचार्य ही नहीं होता है। ये जो परिभाषा लेकर के आए हैं, ये परिभाषा आज के पहले कभी नहीं रही। सनातन धर्म में शंकराचार्य वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कार्य करता है, और सनातन धर्म का सबसे पहला जो विशेषण है वो सत्य है, जो सच बोले और गौ माता की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। तो कौन है उनकी दृष्टि में शंकराचार्य? एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको भी सवेरे लोगों ने दिखाया, तो हमने देखा कि वो कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए, कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जैसे कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। फिर ये कहा कि कोई भी अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कह सकता है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। इतनी सही बात है, लेकिन हमारा सवाल इसी पर है कि आदित्यनाथ जी ये बताएं कि कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, लेकिन आदित्यनाथ अपने को मुख्यमंत्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माता प्रसाद जी अपने को नेता प्रतिपक्ष लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो कोई भी नहीं लिख सकता, एकदम सही है, लेकिन जो शंकराचार्य है वो भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। ये उसमें से कहां से आप निकाल ले रहे हो? दूसरी बात यह है कि उनका जो भी बयान है, हमने देखा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये बताने की कोशिश है कि हम प्रमाण पत्र देंगे जिसको वही शंकराचार्य होगा। और ऐसी तो कोई अपने यहाँ न तो विधि व्यवस्था है, न तो ऐसी कोई परंपरा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको कह दे कि वही शंकराचार्य है, वही शंकराचार्य होगा। और अखिलेश यादव ने आज फिर से योगी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है, पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। अखिलेश ने सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया है। अखिलेश ने लिखा है कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संसार को विकार में बदल देता है। वो व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है, जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित हो जाती है कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ शंकराचार्य के मुद्दे पर ही अखिलेश और समाजवादी पार्टी को नहीं घेरा है, बल्कि यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हैरानी की बात तो है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर किसी को वंदे मातरम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर ले, कान खोलकर सुन ले। जिसे वंदे मातरम का विरोध करना है उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं।
आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे ही कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। योगी बार बार जनता को सपा शासन की याद भी दिलाते हैं, कानून व्यवस्था के उदाहरण देते हैं और आज योगी ने यह बात कही औरैया में सच साबित हुई, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक देखने को मिली। सांसद निधि से बन रही एक सड़क पर सपा नेता ने अपनी एसयूवी कार दौड़ा दी और पूरे रोड को खराब कर दिया। गांव वालों ने सपा नेता की गुंडाई का वीडियो भी बना दिया। यूपी बीजेपी ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि गाड़ी पर सपा का झंडा है और उसमें बैठा एक गुंडा है। तो औरैया की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गांव के अंदर नई सड़क बनाई जा रही थी। उसके लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंक्रीट को बिछाया गया था। सूखने के बाद यहां पर एक बढ़िया सी सड़क बन जाती, लोगों को आने जाने में आसानी होती, लेकिन तभी वहां पर एक बड़ी एसयूवी कार कच्चे ही सड़क के ऊपर से निकल जाती, कच्ची सड़क के ऊपर से निकल जाती है। अब इस गाड़ी के ऊपर एक फ्लैग भी लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है जो सपा का है। और इस वीडियो को यूपी बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है, बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा गया है कि गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा एक गुंडा। लेकिन भले ही इस पर राजनीतिक तौर पर टिप्पणी की जाए, लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है, किस सनक में उठा रहा है, किस हनक में उठा रहा है। प्रहार में अब खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज और कैथल की एसपी उपासना के बीच एक मीटिंग के दौरान तीखी बहस हुई है। दरअसल अनिल विज ने एक पुलिस वाले को सस्पेंड करने के आदेश दिए, जिस पर एसपी ने कहा कि उनके पास इसकी कोई पावर नहीं है, जिस पर मंत्री भड़क गए और सस्पेंड करने को कहा। यह बहस उस वक्त हुई जब शिकायत की समिति की मीटिंग चल रही थी, जिसमें एक पुलिस वाले पर जमीन धोखाधड़ी के मामले में शिकायत आई थी। अब इसी शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने पुलिस वाले को सस्पेंड करने के लिए आदेश दिया, जिसे एसपी उपासना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मामला कुरुक्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में एसपी उपासना के इतना कहते ही मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि अगर पावर नहीं है तो बैठक से उठकर चली जाओ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर है, फिर आपकी कोई पावर नहीं सर। मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी साहब को ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जुरिडिक्शन से बाहर है। तो लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है, मेरा ऑर्डर लिखना है। ये ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए, इसको सस्पेंड किया। आप लिखो, आपकी मेरा आपने मेरे ऑर्डर ओबे करने हैं, आपने ऑर्डर थोड़ा देना। मैं कह रहा हूँ यू राइट टू द डीजीपी, मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया है। मैं देखूंगा, रिपोर्ट नहीं करता।
कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी कैसे कर रहे हो मैडम जी? तो ये आप वीडियो देख रहे हैं जहां पर यह बहस हुई थी, जहां पर एक पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप लगा था कि उसने जमीन विवाद में गलत काम किया और जिसके चलते पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए मंत्री अनिल विज ने वहां पर मौजूद एसपी से कहा। लेकिन उनका यह कहना था कि जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र उनके पास नहीं है, यानी कि उनके पास वो पावर ही नहीं है कि उस पुलिसकर्मी को वो सस्पेंड कर सके। जिसके बाद वहां पर मौजूद मंत्री भड़क गए। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप यहां पर बैठी क्यों हैं। इसके बाद वहां पर मौजूद डीएम ने मध्यस्थता की और उन्होंने बताया कि उनका यह कहना है कि वो डीजी को ये कह सकती हैं क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर वहां पर मामला शांत होता हुआ नजर आया। अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाजीपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। घटना सुबह 6 बजे की है। मयूर विहार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर से टकरा गई, उसके बाद पलटते हुए बाईं तरफ फुटपाथ पर आ गई। उस वक्त फुटपाथ पर 3 से 4 लोग गाजीपुर मंडी से काम करके लौट रहे थे। इनमें से एक बुजुर्ग के ऊपर यह स्कॉर्पियो आकर गिरी, जिसके वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे, 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। एक्सीडेंट के बाद जब लोगों ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की तो पता लगा कि वो नशे में था, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ड्राइवर के अलावा बाकी सभी लोग मौके से भाग गए। हादसा इतना भयानक था कि स्कॉर्पियो का टायर निकलकर गिर गया और जहां पर हादसा हुआ वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर और साथ ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के गाजीपुर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के एक्सीडेंट में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। ये घटना है गाजीपुर की। आप देख सकते हैं सामने ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जो सड़क से चलते हुए और रफ्तार इसकी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ से पलटते हुए ये फुटपाथ पे चढ़ गई और यहाँ आके गाड़ी खड़ी हो गई। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर पहले जो सड़क पे साइड का हिस्सा है उसको हिट किया और वहां से ये गाड़ी अनबैलेंस होते हुए, आप ये निशान देख सकते हैं सड़क पे, यहाँ से ये गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी है और 2-3 बार पलटने के बाद वो सामने वहां जाके खड़ी हो गई। और उससे पहले जो इस फुटपाथ पे 2-3 लोग गुजर रहे थे उसको हिट किया। उसमें से एक बुजुर्ग जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, यहाँ गाजीपुर फूल मंडी में काम करते हैं, उनके ऊपर में ये गाड़ी आ गई, उसकी मौत हो गई है यहाँ पे मौके पे ही। जो उनके साथ वाले लोग हैं ये लोग बता रहे हैं कि इस स्कॉर्पियो में 5 से 6 लोग सवार थे। ड्राइवर पूरी तरह से नशे में था। 3 लेडीज बता रहे हैं और 2 जेंट्स बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि सारे युवक थे, सब ही नशे में थे। और जब ये घटना हुई है उसके बाद भी गाड़ी से जब उनको निकाला गया है तब भी वो लोग नशे में थे। ये बताओ कि गाड़ी में कितने लोग थे, क्या हुआ था? इसमें 3-4 लेडीज था, 3 लेडीज था और 3-4 लड़का था। तो 6 जने था, 6 जने, एक जने ड्राइवर खाली वो निकाल नहीं पाया, बाकी 5 जने भाग गया खोल के। अब उस टाइम सुबह 5 बजे था, कोई नहीं था, अंधेरा था। 6 बजे तो सुबह होता है यहाँ, 5 बजे तो बहुत धूप था, फुहारा था। तो इस टाइम वही हालात में बाबा को पट्टी के ऊपर एक्सीडेंट, मतलब उलट के बदन में गिरा, गिर के फिर गाड़ी सीधा हो गया। इतना स्पीड था गाड़ी का, ठीक है, पहिया खोल के बाहर आ गया। अब बात करते हैं दिल्ली में ट्रिपल मर्डर के आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन पर खुलासे की। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी है, तांत्रिक कमरुद्दीन पर चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। कमरुद्दीन के पास से पुलिस को जादू टोने का सामान मिला, पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं दिल्ली में जिन 3 लोगों का कार से शव मिला था उसमें से एक महिला लक्ष्मी भी शामिल थी। लक्ष्मी के फोन से पुलिस को नाबालिग लड़कियों की तस्वीर मिली है, जिसमें लड़कियों के हाथ में तंत्र मंत्र लिखे कागज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमरुद्दीन लड़कियों के जरिए धन वर्षा का लालच देता था। तो कमरुद्दीन वो शख्स है जिस पर 3 लोगों की मौत का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को यह झांसा देता था कि पैसे को वो डबल कर देगा, दुगना कर देगा। अब 3 लोगों की मौत के बाद यह खुलासा हुआ, जिसके बाद कमरुद्दीन अब पुलिस की गिरफ्त में आया है। और साथ ही जो महिला इन 3 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ शामिल थी, लक्ष्मी, उसके पास से मिले फोन के जरिए और भी कई खुलासे हुए हैं, जिसमें कुछ लड़कियों के हाथ में तंत्र मंत्र जैसा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो कमरुद्दीन के पास से जादू टोने का सामान मिला है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है और पता लगाने की कोशिश करे कि कमरुद्दीन ने आखिरकार इस तरह से कितने लोगों को झांसा दिया है और कितने लोगों का कत्ल किया है उसने ये झांसा देकर कि पैसा 2 गुना कर देगा। पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर धक्के मार कर निकाला जा रहा है।
सऊदी से निकाला जा रहा है, दुबई से निकाला जा रहा है और जो पाकिस्तानी जनता पाकिस्तान में है उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में फिर से आटा खत्म हो गया है। पाकिस्तान में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान में गृह युद्ध इमरान खान पर नहीं बल्कि रोटी पर होगा। पाकिस्तानी मक्का भीख मांगने जाते हैं। आपका मसला हल नहीं हुआ? हाँ, ये है जी फ्रॉडस्टर्स। ये फ्रॉडस्टर हैं, ये आते हैं लोगों के पास हमेशा। पाकिस्तानी मदीना भीख मांगने जाते हैं। ये देखो ये देखो ये इधर आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान से बेगैरत। कोई और काम नहीं है तुम लोगों को, दल्लो। अच्छा भीख क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? हाँ भीख क्यों मांग रहे हो? क्यों मांगते हैं भीख? हाँ भीख क्यों मांग रहे हो? भीख क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? तो शर्म। मुनीर सऊदी अरब भीख मांगने जाता है। सऊदी अरब से रिफाई मुआहदे की डील हुई। अमेरिका भी हमारे सर पर हाथ रख रहा है, चाइना भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। सब अच्छी इस्लाम दुआ कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, ट्रम्प साहब ने भी खाना खिलाया, पैसे नहीं दे रहे। रमजान का महीना आ रहा, पाकिस्तान रो रहा। पाकिस्तान का आटा फिर खत्म होने वाला है। इस्लामाबाद रो रहा है, पेशावर रो रहा है, लाहौर रो रहा है, कराची रो रही है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग रो रहे हैं। पाकिस्तान में रमजान शुरू होने से पहले महंगाई बम फूट गया है। पाकिस्तान में रमजान आते ही दो धंधे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, एक जमाखोरी, दूसरा भीख मांगना। आपको सुनकर हैरानी होगी, पाकिस्तान में रमजान में भीख मांगने का बाकायदा टेंडर निकलता है। कराची के ऊपर बाकायदा बिडिंग होती है बिगर्स के दरमियान। अब ये आप सोचें, क्योंकि 2-2.5 करोड़ का शहर है, फिर लाहौर है और लोग देते भी हैं। अगर कोई 10-20 रुपए भी दे दे, वैसे अब 10-20 वाली कहानी अब नहीं कहते, अब 50-100 की बात करते हैं। तो उस हिसाब से रमजान के लिए कहते हैं कि पूरी तैयारी इनकी होती है कि ये भाई पहुंचना हमने, और पूरा महीना वहां पे गुजार के ईद गुजार के और फिर जब वापस आते हैं तो अच्छा खासा पैसा इन्होंने इकट्ठा किया होता है। वैसे भीख मांगना पाकिस्तान का नेशनल बिजनेस बन गया है, जिसका प्रचार खुद पाकिस्तान के मंत्री करते हैं। पाकिस्तान में एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो भीख मांगना जो है वो शुरू हो चुका है। माफिया एक है जो इस तरह से लोगों को हायर करती है, डिफरेंट जगह पर भेजा जाता है। जैसे आपने देखा है गल्फ कंट्रीज वगैरह से हमारे लोग निकाले जाते हैं, और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जॉब्स भी ये माफिया ही क्रिएट कर रही है। यानी इस वक्त आपको भिखारी बनना जो है वो सबसे आसान काम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। मुझे तो लगता है ये कि कल कला को शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है उसको क्या पता कोई इंडस्ट्री की शक्ल दे दे कि भाई इसके भी एक वजीर लगवा दो, वजीर बिगर। एक बात तो जरूर है कि लोग तंग हुए हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मांगना कोई अच्छी बात है, मांगना बहुत बुरी बात है। किसी भी लेवल पे जो मांगता हो, वो मुल्की सतह पे पाकिस्तान मांगता है, बुरी बात है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई मांगता है, वो भी बुरी बात है। ऐसा नहीं है कि भीख मांगने वाली पाकिस्तान की एजेंसी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है, बल्कि पाकिस्तान ने भीख मांगने वाली इंटरनेशनल टीम इस्लामिक मुल्कों में भेज रखी है। बात सुनिए, कहाँ से आप? बात सुने आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने क्यों बदनाम कर दिया हमारे मुल्क को? ये ना इस साइज की, ये छोटे छोटे कद वाली, ये देखे कौन से इलाके की हैं, ये 100-200 के करीब है। इसने हमारे मुल्क को बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने, और खुदा का खौफ। आप इधर मांगने आए हो? पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हो? बोर्ड में तुम्हारा नाम लिखा था, वो गिर गया। हैं? आप जैसे लोग होते हैं जो इधर आके पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, शर्म नहीं आती मांगते हुए? सऊदी अरब में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मक्का मदीना में उनको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सऊदी की आम पब्लिक के सामने पाकिस्तान का मतलब भीख मांगना। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। सऊदी के सामने वो अरब बन जाते हैं, तुर्की के सामने तुर्क। पाकिस्तान पर पूरी दुनिया हंस रही है।
पाकिस्तान में जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, जिन्होंने मदरसे के अलावा स्कूल में पढ़ाई की है, उनको पता है पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है। उनका एक ही सवाल होता है, पाकिस्तान में कोई टाटा बिरला क्यों नहीं बन पाता। किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, किसी समाज में जब कोई पर्व त्योहार आने वाला होता है तो चेहरे खिलने लगते हैं। पाकिस्तान में उल्टा होता है। रमजान शुरू होने वाला होता है तो पाकिस्तान में आटा खत्म होने वाला होता है। पाकिस्तान में 2 वक्त रोटी खाना, भर पेट खाना सबसे महंगा ख्वाब बन गया है। पाकिस्तान में आटा खत्म होने लगा है। जहां रोटियां बन रही हैं, वहां रोटियों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो रही है। पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात बनने लगे हैं। पाकिस्तान में भूखमरी, गरीबी का भूचाल आया हुआ है, लेकिन इससे आसिम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ इमरान खान को हटाना है। मुल्क दिवालिया तकरीबन कर चुका है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट देखें, आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं। आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के लिए जिन मुसलमानों ने खून खराबा किया था, हिंदुस्तान को तोड़ा था, आज उन मुस्लिम परिवार की पीढ़ियां उनको ही कोस रही हैं। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, सजा है। अहमदाबाद से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां नवजात बच्चों की तस्करी के गिरोह को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अहमदाबाद में IVF के नाम पर बच्चा तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह की सरगना एक नर्स है जो फिलहाल फरार चल रही है। इसके गिरोह के 4 तस्करों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। आरोपी सरगना नर्स कई IVF सेंटर्स में काम कर चुकी है। हैदराबाद और पुणे तक बच्चों की सप्लाई की जाती थी। 4 से लेकर 7 लाख रुपए में नवजात बच्चों को ये लोग बेचते थे। पुलिस गिरोह की सरगना फरार नर्स की तलाश कर रही है। वो कई IVF सेंटर्स में काम कर चुकी है और यहीं से उसे तस्करी का आइडिया सूझा। फिर उसने अपने गिरोह में लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया। उन पेरेंट्स से संपर्क किया जो बच्चा चाहते थे, जो IVF के जरिए बच्चा चाहते थे। जांच में पता चला कि इस शातिर नर्स के गैंग में कई डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ये लोग आदिवासी इलाकों की गरीब महिलाओं को टारगेट करके उन्हें कंसीव करवाते थे, फिर चंद पैसे देकर उनके बच्चों को 4 से लेकर 7 लाख रुपए में खरीदारों को बेच देते थे। गुजरात के अहमदाबाद में गैंग पकड़ा गया है। 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सरगना नर्स अभी भी फरार है। इस गैंग की इस पूरे रैकेट का IVF कनेक्शन भी सामने आया है। आरोपी नर्स कई IVF सेंटर्स में काम कर चुकी थी और यहीं से उसे इस तस्करी के बारे में आइडिया आया और इस गिरोह की ओर से आदिवासी इलाकों में जाकर महिलाओं को बहलाया जाता था, उनको गुमराह करके अपने साथ मिलाया जाता था। फिर जो बच्चा पैदा होता था उस बच्चे को 4 से लेकर 7 लाख रुपए में, जिन्हें जरूरत है बच्चों की, उन्हें बेच दिया जाता था। पुणे, हैदराबाद तक इनके रैकेट के तार जुड़े हुए थे। क्राइम ब्रांच ने अब नर्स समेत बाकी सदस्यों की और तलाश शुरू की है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इस इंटरस्टेट रैकेट में जिस महिला की तलाश अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को है, वो पहले भी अहमदाबाद रूरल पुलिस के रडार पर आ चुकी है। अहमदाबाद रूरल पुलिस ने एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इसी प्रकार का रैकेट ब्रेक किया था और उसमें इस महिला को इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त वो पुलिस के सवालों से बच निकली थी क्योंकि कोई ठोस सबूत पुलिस के पास इस महिला के खिलाफ नहीं मिले थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने यहीं नोबल नगर से एक गैंग को पकड़ा जो 15 दिन के एक बच्चे को अहमदाबाद से हैदराबाद एयरपोर्ट के जरिए ट्रांसफ़र कर रही थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सूचना मिली और यहाँ नोबल नगर 3 रस्ते का जो ये एरिया है, यहाँ पे एक गाड़ी को इंटरसेप्ट करके उस 15 दिन के बच्चे को रेस्क्यू किया गया। 3 लोग अरेस्ट हुए और उनसे गुजरात के अंदर एक मुख्य सूत्रधार जो है, जो दांता से ऑपरेट कर रहा था, जहाँ ट्राइबल इलाकों से इन बच्चों को उनके माँ बाप से बहला फुसला करके लिया जाता है और बाद में उन्हें आगे हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में भेज दिया जाता है, उसका पता चला। और कुल मिलाकर के अब तक 4 लोग जो हैं उनको पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया है इस केस में, और 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनमें ये महिला जो है ये भी शामिल है। और पुलिस को पता ये चला है कि ये इस वक्त भागती फिर रही है, लेकिन कई बड़े जो क्लिनिक्स हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक्स, उनके संपर्क में थी और वहाँ पे बच्चे जो हैं इसी तरह से खरीद करके सप्लाई कर रही थी।
आईवीएफ वाली इस नर्स का गिरोह बेहद ही शातिराना तरीके से काम करता था। बच्चों के रेट अलग अलग होते थे। कैसे बताते हैं वो आपको। ये लोग बच्चों के स्किन टोन के हिसाब से रेट को तय करते थे। बच्चा अगर गोरा है, सुंदर है तो उसे 6 से 7 लाख रुपए में बेचते थे। अगर बच्चे का रंग सांवला है या फिर भूरा है तो उसे 2 से 3 लाख रुपए में बेच देते थे। 2 साल में इस गैंग ने 20 बच्चों के करीब तस्करी की है। ये ज्यादातर गुजरात के आदिवासी इलाकों में सक्रिय है। 29 जनवरी को अहमदाबाद एयरपोर्ट से इस गिरोह के 3 लोग पकड़े गए थे। इनके पास से 15 दिन का एक नवजात शिशु बरामद हुआ। इस बच्चे को हैदराबाद में बेचने का प्लान था। इनकी सरगना आईवीएफ सेंटर में काम करने वाली नर्स है, जिसकी अभी भी तलाश हो रही है। हमारे साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन साहब हैं। हम पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो रैकेट है, आप लोगों के इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल करके आया, किस तरह से चल रहा था और प्राइमरी टारगेट्स क्या होते थे? जो अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये ध्यान पे है कि कुछ इलाके अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ पे ये ऑलरेडी आईवीएफ क्लिनिक्स में काम कर चुके या उनसे जुड़े हुए लोग थे, जिनको पता रहता था कि ज़्यादातर चाइल्डलेस कपल्स वगैरह में डिमांड रहती है। इस तरह के वो डिमांड को ध्यान रखते हुए कुछ इलाकों से जो कुछ लोगों को जिनका कोई विवशता हो या कोई ज़रूरत हो, उस हिसाब से, या जैसे कुछ जगह पे ऐसा भी देखने में मिला है कि कुछ बच्चे जो आउट ऑफ वेडलॉक हो गए हैं, इस तरह के लोगों को टारगेट करके उनसे वो लोग बच्चा लेते थे और अलग अलग रास्तों और माध्यमों से जो डेस्टिनेशन है, जो कपल्स जिनको ये बच्चे की ज़रूरत होती थी, उनको ये लोग पहुंचाते थे। और इसमें कितना मनी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की हुई थी बच्चों की भी? वो थोड़ा सा जो पेरेंट्स की प्रोफाइल थी, जो रिसीवर थे, उनकी प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 4 लाख से लेके 7 लाख रुपए तक का एक बच्चा बेचा है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। तो ऐसे कितने केसेस अब तक स्कैम? अभी हमारे पास अभी 12 ऐसे केसेस हैं जिनकी हम आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग अभी चल रही है। इसमें काफ़ी सारे आरोपियों को हम अरेस्ट कर चुके हैं।